1970 में वसंतराव नाइक साहब ने मुंबई जैसे शहर को प्रोग्रेसिव सिटी रहे इसके लिए सड़कों की रचना करी। 1970 से लेकर 1990 तक 20 साल वो जो रचना है उसकी वो बहुत धीमे गति से थी। 1990 में तब के जो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब, वो सत्ता में आए, उन्होंने उसको स्पीड अप करवाया और नवी मुंबई के रोड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया। विकास जो है तेज रफ्तार से हुआ। सामान्य नागरिक अगर वार्ड में जाए तो आज के डेट में सबसे बड़ी जिस तरह से उनको बातें सुनाई जाती तो उसको लगता है ऐसे कि मैं क्यों आया। यहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स हम भरे, लाखों करोड़ों में इनकम टैक्स भरे, जीएसटी भरे, उससे ये सब व्यवस्था चले और वो व्यवस्था ही उन लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर। प्रॉब्लम है उसको हमें सुलझाना है। यहाँ पर राजनीतिक साफ सफाई होनी चाहिए। सत्ता में लोग बैठे हैं, राजनीतिक साफ सफाई हमें करके महाविकास आघाड़ी को पहले तो ले आना है। नवी मुंबई का वातावरण बदल रहा है, यहाँ का परिवेश, यहाँ का विकास। लेकिन एक चीज और बदली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार जी ने नवी मुंबई का जिलाध्यक्ष बदल दिया है। डॉक्टर मंगेश आमले को नवी मुंबई का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस वक्त स्वयं हमारे साथ डॉक्टर मंगेश आमले हैं। आमले साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सवाल यही है, दोबारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनना पड़ा? किसी तरह की मजबूरी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर आपको पीछे ले जाऊं तो मेरा जो परिवार है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट से आता है और गए 50 सालों से मेरा परिवार राजनीति में रहा है। और वो राजनीति जब हम करते हैं तो हमने हमेशा शरद चंद्र पवार साहब के विचारों की राजनीति करी है। मुंबई, नवी मुंबई, इन शहरों में जब हम अपनी रोजी रोटी के लिए आए तो वही सारे विचार लेके हम यहाँ तक आए, यहाँ पहुँचे और उसी विचारों से हमने यहाँ पर भी अपनी राजनीति करनी शुरू करी। रही बात साहब ने मुझे जिलाध्यक्ष चुना, नियुक्त करा, तो मैं साहब का ही रिप्रेजेंटेशन करता था इस शहर में, साहब के ही विचारों को आगे लेके जाता था। हमारे जो विचार है वो पुरोगामी है, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस से चलते हैं। इस कारण हम उन विचारों से प्रेरित होकर हर जगह सामाजिक और राजकीय विभागों में काम करते रहते हैं और प्लेटफॉर्म्स में काम करते रहते हैं। तो मतलब साहब ने अगर मुझे चुना है और मुझे यहाँ नियुक्त करा है तो साहब के जो विचार हैं उनको ही आगे ले जाने के लिए करा है। सर, अगर पिछला चुनाव देखें तो आपको एंड टाइम पर टिकट नहीं दिया गया और जबकि आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपके बदले टिकट दे दिया गया संदीप नाइक को। आप उस वक्त नाराज चल रहे थे, आपने कहा था कि ये सही नहीं हुआ। पार्टी के प्रति वैसे कोई नाराजगी नहीं थी। पार्टी ने निर्णय लिया था उस वक्त कि उनको टिकट दिया जाए। हमने भी बड़े मन से उन सब चीज़ों को स्वीकारा, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो मैं किसी भी पार्टी लीडरशिप के या पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। रही बात मेरी चुनाव लड़ने की, तो मेरे जो कार्यकर्ता हैं जिनको मैंने शब्द दिया था कि मैं आप लोगों के लिए काम करूँगा, इस शहर के लिए काम करूँगा, प्रोग्रेसिव विचारों के लिए काम करूँगा, वो जो शब्द था उसको पूरा करने के लिए मैंने चुनाव लड़ा था। उस वक्त वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए थे चंद्रकांत पाटिल। अभी महानगर पालिका चुनाव आने वाला है, उसके पहले उन्होंने पार्टी छोड़ के एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में प्रवेश कर लिया। उनके जाने से पार्टी हाशिए पर चली गई है। हमारा जो सारा जीवन है वो संघर्ष भरा रहा है। रही बात चंद्रकांत पाटिल जी की पार्टी छोड़ने की, तो देखिए वो और उनके लड़के दो ही लोग पार्टी से गए हैं, जो कि मीडिया में खबरें थे उससे पता चला है। अभी मैंने जब इस पद को संभाला, जब इस पद के लिए मुझे नियुक्त किया गया, तो उस नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम, तो सैकड़ों की संख्या में पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बाकी सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उसको देखते समय ऐसा लगा कि सिर्फ दो ही लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, सभी तो लोग हमारे साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब कैसी आपकी रणनीति है कि हाशिए पर जा चुकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आप बुलंदी पर ले जाएं? पार्टी के कुछ लोग
19 में चले गए, जो कि खुद को नेता कहते थे। हम्म, कुछ लोग आगे पीछे चले गए, जो 1 या 2 नंबर्स के थे। हम्म, पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी का जो मिडल लेवल में जो पदाधिकारी है, वो आज भी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर आप पिछले चुनाव में देखेंगे तो पार्टी इतने बड़े नंबर्स को हासिल कर पाई है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आज भी पार्टी के साथ है। उनको सिर्फ लीडरशिप की ज़रूरत थी, और मेरी कोशिश रहेगी कि उस तरह की लीडरशिप मैं उनको दूं, जिसके कारण पार्टी और गति से आगे बढ़े। चुनाव के बाद देखें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी इस वक्त मरणासन्न दिख रही है। पता नहीं चल पा रहा है कि जिलाध्यक्ष की भूमिका क्या है, कामकाज क्या है। ऐसे में आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी का जो घटक दल है, अगर इस चुनाव के दौरान अगर एक साथ नहीं है तो ये बड़ा चैलेंज हो सकता है? महाविकास आघाड़ी के सारे चुनाव के दल जो है, जिसको हम घटक पक्ष कहेंगे, वो सारे एक साथ हैं। वो राज्य में भी है और जिले में भी कार्य कर रहे हैं। मेरी नियुक्ति के बाद हमारे जो महाविकास आघाड़ी के जितने घटक दल हैं, उनके सभी जिलाध्यक्षों के साथ मेरी बात हुई है। उनके बावजूद भी कुछ ऐसे मित्र पक्ष हैं जो हमारे से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने भी आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया है। उन्होंने भी कहा है कि हमें आपसे जुड़ना है, क्योंकि इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो एमवीए से कहीं ना कहीं तो मिलती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष जो है वो तो आज के डेट में यहाँ पर बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, उसका एक जनाधार है। बावजूद उसके हम जो इलेक्शन रहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा जो पक्ष है वो महाविकास आघाड़ी रहे, हम एक साथ आगे बढ़ें और जो छोटे मोटे घटक दल है उनको भी साथ लेके जाएं। आपने खुद जिक्र किया था कि कुछ लोग राष्ट्रवादी के जो अपने आप को नेता कहते थे वो 2019 में चले गए। बीजेपी में उस वक्त अगर नजारा देखें तो सिर्फ 5 नगर सेवक थे, लेकिन जब गणेश नाइक गए तो 50 नगर सेवक लेके गए जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। अगर आज की बीजेपी देखें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवकों से मजबूत हो। एक्चुअली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे वो वापस आ सकते हैं आपके नेतृत्व में? विरोधी गुटों में जो बैठे हैं उसमें बीजेपी है, उसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की जो है वो है। तो इन पार्टियों के 12 लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट करा है। तो कांटेक्ट करते वक्त उन्होंने ये भी कहा है कि आपका जोर है, कहीं हम शोर मचाने आ जाए। बट मैंने उनको कहा है कि इस तरह का शोर मचाना है तो मुझे मेरी वरिष्ठ लीडरशिप से बात करनी पड़ेगी। और यकीनन मतलब आज बोलते ना हवा अलग बह रही है, और उस हवा का अगर हम रुख करें तो महाविकास आघाड़ी की हवा है। हम ज़रूर देखेंगे कि जो काबिल लोग हैं, जो हमारे विचारों से चलते हैं, जो इस शहर को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनका हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वरूप में स्वागत करेंगे। पैनल पद्धति से चुनाव हो रहे हैं, 111 प्रभागों में 38 प्रभाग बनाए गए हैं, आपको पता ही है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी घटक शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर क्या टारगेट लेके चल रही है महानगर पालिका चुनाव? अब चुनावी जुमले तो चल रहे हैं। कुछ सत्ता में रहे पक्ष कह रहे हैं कि हमें यहाँ सत्ता में आना है। आप अगर देखें तो गए 3 महीनों में सत्ता में रहे हुए पक्षों में ही भिड़त चल रही है। बिल्कुल। मतलब विरोधी पक्ष भी वही है, सत्ताधारी पक्ष भी वही है। बराबर है। और हमारी तरफ अगर आप देखें तो हम स्ट्रैटेजी में और प्लानिंग में लगे हुए हैं। हमारी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग यही रहेगा कि हम अपना यहाँ पर महापौर बिठाए, हमारा मेयर बिठाए, और इस शहर पे फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और महाविकास आघाड़ी का झंडा लहराए। नईम्बई की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? महायुति के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट नईम्बई के डेवलपमेंट पे पड़ रहा है? आए दिन ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, मीडिया में लड़ाई हो रही है। आए दिन ये लोग एक दूसरे पे लांछन उछाल रहे हैं। तो ये अगर चीज़ें देखें कि महायुति है कहाँ, महायुति तो है ही नहीं। बट उसके अगेंस्ट अगर आप महाविकास आघाड़ी देखें, एमवीए देखें, तो हम स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो लोगों को चुनावी जुमले समझते हैं,
वो दौर चला गया जब कोई कहता था ये निशान है, एक नेता आगे चलता था और सारे लोग झुंड में आगे पीछे चले जाते थे। तो ये महायुति में जो झगड़े चल रहे हैं इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक नेता कुछ अलग एजेंडा चला रहा है, दूसरा नेता कुछ अलग एजेंडा चला रहा है, और उस कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण विकास जो है इस शहर का ठप हो गया है। एक तो कोरोना काल और दूसरा प्रशासकीय राज। आपके लिहाज से नवी मुंबई की प्रगति किस दिशा में चल रही है? जो इस शहर के प्रश्न हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी कारण अगर आप देखें तो 6 साल पहले वाली नवी मुंबई बिल्कुल और आज की नवी मुंबई जो बदलाव हम दिख रहे हैं वो बदलाव इस शहर को कूड़ादान बना गए हैं। जितने लोग यहाँ रहने आ रहे हैं, जितना यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अगेंस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसका निर्माण हो ही नहीं रहा है। 5 या 10 लाख रुपए का अगर टेंडर निकालना है तो मंत्रालय से डिसीजन होता है। जो बेलापुर के विधायक हैं मंदा मात्रे, अरौली के विधायक हैं गणेश नाइक, जो मंत्री भी हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि नवी मुंबई में तो ऐतिहासिक विकास हो रहा है। ऐतिहासिक विकास जो हो रहा है उसको लिस्ट आउट करना पड़ेगा, उसको हमें बताना पड़ेगा। मतलब विकास नाम का कोई लड़का है जिसका विकास हो रहा है या शहर का विकास हो रहा है, वो भी हमें ढूंढना है। 2000 से लेकर 2015 तक इस शहर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही है, और तब जाके इस शहर को मतलब इंटरनेशनल सिटी का दर्जा मिला, पहचान मिली। उसी दरम्यान 2007 में अगर देखें, 2007 में तब के गवर्नमेंट ने, सिडको ने और यहाँ की महानगर पालिका ने एक थॉट प्रोसेस रन करी कि यहाँ इस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। बट वो थॉट प्रोसेस रन करने के लिए जो प्लानिंग था वो तब शरद पवार साहब ने कर रखा था, बराबर है। तो मुझे बताइए 1990 से लेकर 2015 तक मतलब इन 25 सालों में इस शहर को आगे ले जाने का काम भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने किया है, और 15 से लेकर 19 तक यहाँ पर जो नगर निगम में सो कॉल्ड बीजेपी की सत्ता थी, सो कॉल्ड इसलिए कहूँगा क्योंकि विधायक तो राष्ट्रवादी जो कॉर्पोरेटर थे वो तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही थे। तो उन्होंने क्या करा है उसकी अगर लिस्टिंग करेंगे तो इस शहर का कूड़ादान बना दिया है। तो इस शहर का निर्माण, इस शहर का विकास और इस शहर को सही मायने में दिशा देने का काम भी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया है। इस शहर में जितने भी गांव हैं, 29 गांव हैं, उन 29 गांव में 12.5% की जो योजना थी वो आदरणीय पवार साहब ने बिल्कुल ऑफिशियली अप्रूव करी थी। तब के जो हमारे यहाँ के लीडर थे डीबी पाटिल साहब, उन्होंने उस योजना को रखा और आदरणीय पवार साहब ने उस योजना को अप्रूवल दिया। पहला, पूरे देश में एकमेव ऐसी महानगर पालिका है जिसके पास खुद का अपना डैम है। तब के हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे आर पाटिल साहब, जो राष्ट्रवादी के थे, उन्होंने उसको सैंक्शन करा था। ठीक बात, बराबर। तो ये सारा जो विकास है ये तो राष्ट्रवादी ने किया है, पवार साहब ने किया है। तो इन्होंने क्या विकास किया है तो आपके कहने का मतलब है कि ये 15 साल में जब से बीजेपी की सत्ता रही है, जब से उनके डोमिनेशन में रही है नवी मुंबई, तब से कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ डेरेल हुआ है। मुझे बताइए विकास माने क्या? विकास माने परेशानी। अगर नागरिक जो है यहाँ पर परेशानी झेल रहे हैं, आप पार्किंग की समस्या देखिए, सफाई की समस्या देखिए, वाटर लॉगिंग की समस्या देखिए, और आप जाइए पीछे और इन समस्याओं को कंपेयर करिए पहले। तो इसको हम अगर विकास कहेंगे तो मैं, हाँ, अगर वहाँ पर सफाई की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, पानी की समस्या है, इसको आप विकास कहते हैं तो शायद से उनकी डेफिनेशन सही होगी। जो गणेश नाइक हैं या जो दूसरे नेता हैं जो आपकी पार्टी को छोड़ के गए हैं, घर वापसी अगर होती है तो क्या स्वीकार होगी? मुझे लगता है कि इस तरह का मतलब जो धोखाधड़ी बार बार होती रहती है, इमोशन से लोगों के और पार्टी के वरिष्ठ लीडरशिप से खेला जाता है, तो कहीं ना कहीं तो हमारी वरिष्ठ लीडरशिप है या
यहाँ की जनता है, कार्यकर्ता है, वो उब गए हैं, परेशान हो गए। मुझे नहीं लगता है इस तरह की कोई भी, मुझे मतलब एक सामान्य कार्यकर्ता और यहाँ का लोकल एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनसीपी एसपी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी किसी घर वापसी के लिए हम तैयार हैं, ना ही हम स्वीकार करें। अब नईम्बई को जिस गति से आगे जाना चाहिए, आपको क्या भविष्य दिख रहा है इसका? देखिए, आपने भूमिका का जिक्र किया, मुझे बहुत पसंद है। दोनों विधायकों का जो भूमिका है ये वो एक दूसरे के विरोध में है। तुम सत्ताधारी भी वही हो, विरोधक। हाँ, और हम जो है हम तो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जहां जहां उनसे गलतियां होंगी, इस शहर को कॉम्प्रोमाइज स्टेट में वो लेके आएंगे, वहां पर हम लोग एज अ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष या फिर एमवीए महाविकास आघाड़ी करके हम अगेंस्ट खड़े रहेंगे और लोगों को न्याय देते आएंगे। क्या खास मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं कि इन मुद्दों के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है चुनाव के दौरान? यहाँ पर राजनीतिक साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जिन्होंने महायुति बनाई है, उनकी यहाँ पर अनबन है, बड़े पैमाने में अनबन है। आए दिन समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल पे सुर्खियाँ एक ही होती है, तो उनमें लड़ाई है, अनबन है। तो एक राजनीतिक साफ सफाई हमें करके महाविकास आघाड़ी को पहले तो ले आना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि नगर निगम के चुनाव है, यहाँ की हर अपने प्रभाग की अलग अलग समस्याएं हैं और उन समस्याओं का हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोकल लीडर्स ने अभ्यास करके रखा है। छोटी सी चीज़ है, एलआईजी है कॉलोनी, उनकी अपनी खुद की समस्या है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। माथाड़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पर रहते हैं, उनकी अपनी खुद की समस्या है, उनके लिए हमें काम करना है। बड़े टावर्स आए हैं, वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। मतलब हम लोगों ने जो 25-30 साल पहले जो पाइप्स हम लोगों ने डाले थे वाटर सप्लाई के लिए, वो नंबर ऑफ पीपल तो बढ़ गए हैं, लोग तो बढ़ गए हैं, बट पाइप उतनी ही है। ये समस्या है। साफ सफाई, मैंने जैसा कहा कि शहर को कूड़ादान बना दिया है। किसको काम दिया है, कौन मॉनिटर कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कूड़ादान है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अगर आपको, सर आप भी यहीं के हैं, वाशी के वाशी में घूमना है तो 1 घंटा लग जाता है। वाशी से आपको बेला पर पहुंचना है तो 1.5 घंटा लग रहा है। हमने इस शहर को क्या कर दिया है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ऐसे अनेकों प्रश्नों के साथ हमें काम करना है। प्रभाग वाइज अलग अलग प्रश्न हैं और वो सारे प्रश्न हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोकल लीडर्स ने वहाँ पर इकट्ठे करके रखे हैं। उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है और मेरी कोशिश रहेगी एज अ एनसीपी एसपी जिलाध्यक्ष, और दूसरी बात एज अ महाविकास आघाड़ी का एक घटक पक्ष, हम एक साथ आवाज़ उठाएंगे। या कोई नई स्ट्रेटजी जो है एनसीपी ने तैयार करके रखी है जो आने वाले चुनाव में उसे जीत दिला? निश्चित स्वरूप से मतलब मुझे अगर चयन किया गया है जिलाध्यक्ष के तौर पे, तो पार्टी के वरिष्ठ लीडरशिप ने मेरे बारे में और पार्टी के अगले कार्यकाल के बारे में कुछ अच्छा सोचा है और इसलिए ये कमान मेरे कंधे पे दी है। मैं मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। रही बात स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की, तो 2 तरह से स्ट्रैटेजी हम लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं, मैं कहूँगा। एक है वी एज अ पार्टी, एनसीपी की अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी है, और दूसरी है एमवीए एज अ स्ट्रैटेजी, महाविकास आघाड़ी की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी। उसको हमें जोड़ना है और एक सिंगल स्ट्रैटेजी लेके हमें आगे बढ़ना है। कई महीनों से मैं पार्टी के वरिष्ठ लीडरशिप के संपर्क में था और वरिष्ठ लीडरशिप चाहती थी कि मैं किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर या स्टेट में ले लूँ, और उनके आदेश प्राप्त हुए तो मैंने ज़िले में इस तरह की लीडरशिप को निभाने की जिम्मेदारी ले ली है।
मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारे जितने महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष हैं उनके साथ चर्चा करके एक यूनिक, एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हम बनाए जिसके कारण हमारी यहाँ की जीत आसान हो जाए। कितने सीटों पर आप देख रहे हैं उम्मीद जीत की? देखिए, मैं आज दो तरह से बात करूंगा। हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जो हमारे कर्ता कर्विता है, जो हमारे भाग्य विधाता है, वो आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब की जो तस्वीर है वो हमें महानगर पालिका में लगानी है। रही बात जीतने की, तो जीत हम महाविकास आघाड़ी करके यहाँ पर हासिल करेंगे और जीत के लिए जितने नंबर्स की आवश्यकता है उसका हमने प्लानिंग करके रखा है। तो चुनावी जुमले के इमले जो बांध रहे हैं उनको बांधने दीजिए, बट हमने भी तैयारी पूरी कर रखी है। पार्टी को किस भूमिका में आगे देखना चाहते हैं, किस बुलंदी पर देखना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हम मतलब अगर आप देखें और तो आज के दौर में, आज के दिन में महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, शरद चंद्र पवार, ये पार्टी जो है बहुत बड़े बड़े अभियान चला रही है। लोगों के जितने प्रश्न हैं वो इस सरकार से पूछ रही है और सरकार पे कंट्रोल और ऑपरेशन के तौर पे एक प्रेशर भी बना के लोगों के काम करवा रही है। हम अपने पार्टी को महाराष्ट्र के राजकारण में एक नंबर पे देखना चाहते हैं और यकीनन हम चाहते हैं कि इस स्टेट का मुख्यमंत्री हमारे पार्टी का हो। आप मानते हैं कि अब ये जिम्मेदारी आपके लिए एक इम्तिहान है और इसे पार करना, इसे पास करना आपके लिए जरूरी है? इसको इम्तिहान नहीं कहूँगा, बट मैं कहूँगा कि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा के मेरे जो वरिष्ठ लीडरशिप है उनको एक तोहफा देना चाहता हूँ। आपने साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने तमाम सवालों का जवाब दिया। जैसा आपने सुना, एक विश्वास कि हम सबको जोड़ेंगे, जितने महाविकास आघाड़ी के घटक दल हैं सबके साथ समन्वय स्थापित करेंगे और कार्यकर्ताओं को नया जोश देकर नई मुंबई महानगर पालिका में एनसीपीएसपी का महापौर बिठाएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस तरह का परफॉर्मेंस देती है और महानगर पालिका में कितनी सीट जीत कर आती है। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।